रहेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो उपविषय रहेगा आज का हमारा उपविषय रहेगा आपके पाठ्यक्रम से जो आपके पाठ्यक्रम में जो व्याकरण है, अपना व्याकरण, इस पुस्तक से जो ध्वनि वर्ण और वर्तनी विचार है, इसी पर हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। तो आज जो हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार का होता है, व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ये समास के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं और प्रयत्न के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, वर्तनी क्या है, वर्णमाला वर्णमेल क्या होता है, वर्ण विच्छेद क्या होता है, ये सभी जो संक्षिप्त रूप में है, जो लघु रूप में, जो ये उपविषय के रूप में हमारे समक्ष आए हैं, इन सभी पर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो अभी तक हम कर चुके थे अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, अयोगवाक किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो आगत ध्वनि हलंत ये भी करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ अनुस्वार के संदर्भ में। अनुस्वार के संदर्भ में जैसा कि हम पहले भी जान चुके थे, जैसा कि बताया गया है कि अनुस्वार नास के व्यंजन होता है और इसके उच्चारण में जो वायु है वो मुख और नाक दोनों मार्गों से होकर बाहर निकलती है और व्यंजन होने के कारण इसका उच्चारण मुख से बाहर निकलने वाले वायु के रास्ते में अवरोध पैदा करना, कोई ना कोई बाधा पैदा करनी होती है। लेकिन अन्य व्यंजनों की तरह यह स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण नहीं होता। इसका उच्चारण इसके प्रवेश पर ही निर्भर करता है और इस तरह से ये इसका जो लिखित रूप है, इसका लिखित चिन्ह बिंदु है और शब्द में अनुस्वार दो रूप में प्रयोग होता है, एक तो शब्द के अंत में और एक शब्द के बीच में। शब्द के अंत में कैसे होता है, ये जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार शब्द के अंत में प्रयोग होता है तो इसका उच्चारण मैं के रूप में प्रयोग होता है, जैसे स्वयं, अहम। और शब्द के बीच में अगर इस अनुस्वार का प्रयोग होता है तो इसके पहले या तो एक स्वर होगा या बाद में एक व्यंजन अवश्य आएगा और ऐसे हालात में इसका उच्चारण इसके बाद में आने वाले व्यंजन से अवश्य ही प्रभावित होता है। ठीक है, और दूसरी बात है ये जब भी किसी भी शब्द के बीच में प्रयोग होता है अनुस्वार, तो ये कवर के किसी भी वर्ण से पहले प्रयोग होगा, चौर के किसी भी वर्ण से पहले प्रयोग होगा, तवर के किसी भी वर्ण से पहले प्रयोग होगा, ऐसे ही तवर पवर इन सभी के वर्णों से पहले प्रयोग होगा। अब जैसे इसमें मान लीजिए अंगद है, अंगद ग, ये कवर के अंदर आता है तो इसमें ये क्या हो गया, कवर में 5 वर्ण है। ठीक है, तो अनुस्वार इससे पहले प्रयोग हो गया। ऐसे ही कंचन में चौ से पहले प्रयोग हो गया। ठीक है, अब बात आती है आपकी आगत ध्वनि पर। आगत ध्वनि किसे कहते हैं, आगत ध्वनियां क्या होती है। आगत यानी कि इसका उच्चारण ओ की तरह होता है। अंग्रेजी में जैसे ओ होता है ना, ओ की साउंड निकलती है, ऐसे ही इसका भी उच्चारण ओ की भांति होता है और इसका प्रयोग हम अधिकतर कहाँ पर करते हैं, जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है, जैसे डॉक्टर, नॉलेज, कॉलेज, टॉफी, कॉफी। इस प्रकार के जो शब्द है, इस प्रकार के जो अंग्रेजी शब्द है, इन अंग्रेजी शब्दों में ओ का प्रयोग होता है, ओ की साउंड निकलती है। अब आगे चलते हैं हलंत। इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है और ये इस व्यंजन में कोई भी स्वर शामिल, जिस व्यंजन में कोई भी स्वर शामिल नहीं होता वहीं पर इसका प्रयोग होता है, यानी कि जो व्यंजन बिना स्वरों के प्रयोग होता है और वहां पर
इस हलंत का प्रयोग होगा। जैसे विद्यार्थी, द में, ठीक है, द में कोई स्वर शामिल नहीं है। जैसे दंदव, ठीक है भाई। आगे चलिएगा, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन ऐसी ध्वनियां होती हैं जिनको उच्चारण करते समय हमें किसी न किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता, किसी न किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता लेनी पड़ती है। यानी कि ये ऐसे व्यंजन होते हैं जो स्वयं उच्चारित, इनका उच्चारण स्वयं नहीं हो सकता। यानी कि इनका उच्चारण करने के लिए किसी न किसी अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हमें क्या करना पड़ता है? स्वरों की सहायता के से ही इनका उच्चारण हो सकता है। बगैर स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण नहीं होगा। अब कै के टुकड़े करेंगे तो कै के पैर में हलंत लग के उसमें से ए बाहर निकल जाता है। ऐसे ही के टुकड़े करेंगे, च के पैर में हलंत लगकर लगाकर ए उसमें से बाहर निकल जाता है। यानी कि हर एक व्यंजन वर्ण में क्या है? स्वर शामिल होता है। और कौन से स्वर शामिल होता है? अधिकतर अधिकतर ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या 33 होती है व्यंजन वर्णों की। कितनी होती है? 33। और ये 33 कौन कौन से होते हैं? 5 कवर्ग के, 5 चवर्ग के, 5 टवर्ग के, 5 टवर्ग के और 5 पवर्ग के। यानी कि ये पंजो पंजो 25। ये जो 25 व्यंजन वर्ण हो गए, ये 25 के 25 व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। स्पर्श, जैसे कवर्ग के को, खो, ग, गो, अंग, ये हमारे कंठ को स्पर्श करके बाहर निकलते हैं। जैसे चवर्ग है, तवर्ग है, तवर्ग है। जैसे तवर्ग में तो, थ, दो, दो, न, ये क्या करेंगे? ये हमारी जो जीवा है, ये जीवा ऊपर वाले दांतों को हल्का सा टच करती है, स्पर्श करती है, तब इनका उच्चारण होता है। जैसे पवर्ग है, प, हो, ब, भो, म, ये क्या है? हमारे दोनों होठ है ऊपर नीचे का, ये आपस में क्या होते हैं? आपस में स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है, ये जितने भी स्पर्शी व्यंजन है, ये सभी के सभी स्पर्शी व्यंजन शरीर के किसी न किसी अंग को स्पर्श करके बाहर निकलते हैं। इनका उच्चारण कोई न कोई, इनका उच्चारण तब होगा जब ये शरीर के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करेंगे, तभी ये इनका उच्चारण अच्छे से हो सकता है। 25 ये हो गए। 4 होते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, जो अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण ऐसे होते हैं जो न तो स्वरों के होते हैं और न ही व्यंजनों के होते हैं, यानी कि बीच के होते हैं। जो वर्ण बीच के होते हैं उन्हें अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। यो, र, ल, वो क्या होते हैं? अंतस्थ वर्ण। तो 25 और 4 क्या हो गए आपके? 29। ठीक है। और जो आपके संयुक्त है, संयुक्त यानी कि जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अक्ष, त्र, ग, स्र। ठीक है। और 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं और 2 आपके अन्य होते हैं। जब मैंने आपको शुरुआत में ये अध्याय, इस अध्याय के शुरुआत में जब हमने पढ़ना शुरू किया था, तो उस समय शुरुआत में मैंने आपको बताया था इनकी जो टोटल वर्णमाला है, तो कुल योग वर्णमाला का कितना बताया था? 52 बताया था मैंने। ठीक है। अब आगे चलते हैं व्यंजनों के भेद। व्यंजन 3 तरह के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिनके संदर्भ में अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे, यानी कि
स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास कहीं ना कहीं हमारे शरीर के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करके बाहर निकलती है, चाहे वो कंठ को स्पर्श करे, चाहे होठों को स्पर्श करे, या जीवा को, या मुर्दा को, या तालु को, किसी न किसी हिस्से को अवश्य ही स्पर्श स्पर्श करती है, छूकर बाहर निकलती है किसी शरीर के किसी न किसी हिस्से को। ठीक है, तो इनका योग मैंने आपको कुल कितना बताया था, 25। इनका नाम प्रथम वर्ण के आधार पर भी जाना जाता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ऐसे भी इनका नाम जाना जाता है। और सभी व्यंजन वर्णों में ए स्वर अवश्य मिलता है। ए स्वर की जो साउंड है वो अवश्य ही होती है ए की। आगे अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। दोबारा सुन लीजिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया, सिंपल सी परिभाषा बताई इसकी अंतस्थ की। ऐसे व्यंजन वर्ण जो ऐसे व्यंजन वर्ण लगा लीजिए, या फिर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कर जो ऐसे वर्ण जो न तो स्वरों से मेल खाते हैं और न ही व्यंजनों से मेल खाते हो, यानी कि जो स्वर और व्यंजनों के बीच के हो, स्वर और व्यंजनों के बीच के होते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4। कितनी बताइए, 4, य, र, ल, व, और चारों के पैर में हलंत आएगा। ठीक है, आगे है उस व्यंजन। उस व्यंजन क्या होते हैं, उस व्यंजन होते हैं जो गर्मजोशी के साथ, जिन व्यंजन वर्णों का गर्मजोशी के साथ उच्चारण होता है, ऐसे व्यंजन वर्णों को उस व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कुल कितनी होती है, 4। कितनी संख्या है, 4। ये सभी के सभी आपके समक्ष दिए हुए, आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं। तो वास्तविक परिभाषा देख लीजिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह द्वारा वायु तीव्र गति से रगड़ खाने की वजह से गर्म होकर बाहर निकलती है। कैसे बाहर निकलती हो, गर्म होकर, यानी कि अंदर से जो हवा निकलेगी वो हवा कैसी होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो गर्म होकर हवा बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजन वर्णों को हम उस व्यंजन कहते हैं। जैसे सो, से, है, ये जो संख्या है, इनकी कुल संख्या 4 दी गई है। संयुक्त व्यंजन जो अलग अलग व्यंजनों के जोड़ से बनते हैं, या दो से अधिक व्यंजनों वर्णों के योग से बनते हैं, ऐसे व्यंजन वर्णों को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी बताई है, 4। इनकी भी कुल संख्या कितनी है, 4। अक्सर त्र वैसे हम ग बोलते हैं, लेकिन ज इसका उच्चारण होता है और स्र। ठीक है, फिर द्वित्व व्यंजन आ जाते हैं। द्वित्व व्यंजन जो एक ही वर्ण का 2 बार जहां पर मिलना होता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे गन्ना, अन्न, बिन, हिस्सा, रसा, मसा, सज्जन, सजा। ठीक है, खद्दर, उद्देश्य। फिर है संयुक्त अक्षर, जब एक ही स्वर रहित व्यंजन का अलग स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, व्यंजनों का वर्गीकरण 2 तरह से होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। और इस तरह से उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण मुख के अलग अलग अवयव की सहायता से किया जाता है। वो अलग अलग अवयव कौन कौन से हैं, कंठ, तालु, कंठ, तालव्य, इसे कंठ भी कहते हैं, तालु भी कहते हैं, मुर्दा बोलते हैं, वात्सव, दंत्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य,
स्वरयंत्रीय, नासिकीय, कंठ गले से बोले जाएंगे, यानी कि जितने भी कवर्ग के हैं ये सभी के सभी कहाँ से होंगे? गले से। ठीक है। तालव्य, ये तालु से बोले जाएंगे, यानी कि चवर्ग वाले जितने भी है ये सभी के सभी कहाँ से इनका उच्चारण होता है? तालु से। और इसमें कंठ में है ना जो है और विसर्ग है वो भी कंठ के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, उनका उच्चारण भी कंठ से होता है। और तालु में जितने भी ये हमारे चवर्ग वाले हैं ये सभी के सभी, और य और सो, और फिर मूर्धन्य, ये मुर्दा, यानी कि तालु के ऊपर का जो भाग होता है मुर्दा, वहां से इनका उच्चारण होता है तवर्ग के। और जो दो आगत वर्ण है ये भी, और जो हमारा स है, ये भी यहीं से इसका उच्चारण होता है। और फिर वत्स्य, ये दांतों की जड़ से इनका उच्चारण होता है सो जो रो लो। फिर दंत्य, ये दांतों से त तो थो द ध न। फिर ओष्ठ्य, ये दोनों ओठों के मिलने से होता है दंतोष्ठ्य, ये नीचे का ओठ और ऊपर के दांत को टच होने से व और फ, ये जो दंतोष्ठ्य होते हैं दांत और होठों के मिलने से इनका उच्चारण होता है। और फिर सौरयंत्रीय, सौरयंत्रीय हमारा ह है। और फिर नासिकीय, जो नाक से जिनका उच्चारण होता है, यानी कि पांचों वर्गों के जो अंतिम वर्ण होते हैं, अंतिम अंतिम कवर का अंग और कवर का अंग और इसका ताल्लु का हमारा जो अइया है, और मुर्दा का अण है, और फिर इसका दंत्य का न, और फिर ओष्ठ्य का म, ये पांचों का इन पांचों का उच्चारण अनुस्वार के रूप में होता है। इन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्राण के आधार पर। प्राण के आधार पर यानी कि श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर इनका उच्चारण कितने प्रकार से होता है? ये दो तरह के होते हैं श्वास के आधार पर भी। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। तो उच्चारण करते हुए हमें सभी व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा एक सी नहीं होती, लेकिन किसी में कम हो जाती है तो किसी में ये बढ़ जाती है। और इस तरह से इस मात्रा को हम दो भेदों में, दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, कम, यानी कि जिन ध्वनियों के बोलने के लिए हमें वायु की बहुत ही कम मात्रा का प्रयोग करना पड़े, यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिल्कुल ही कम मात्रा में बाहर निकलती हो, ऐसे व्यंजन वर्णों को हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनका जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। वो पहला, तीसरा, पांचवा कैसे कैसे समझोगे आप? पहला, तीसरा, पांचवा, जैसे कवर्ग का, कवर्ग में 5 व्यंजन है, कवर्ग के 5 व्यंजन, कवर्ग में 5 व्यंजन है, तो कवर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है। ऐसे ही चवर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये भी अल्प प्राण है। ऐसे ही टवर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ऐसे ही तवर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और ऐसे ही पवर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है। और इनके अतिरिक्त जो हमारे पास ये है अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, ये भी अल्प प्राण के दौड़ में आते हैं। ये भी किसमें गिने जाते हैं? अल्प प्राण में ही। ठीक है। इनको भी, इनका भी उच्चारण करते समय, इनका भी उच्चारण करते समय जो हवा है वो अंदर से बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकलती है। फिर है महाप्राण। महाप्राण का मतलब है कि जब जिन व्यंजनों का, व्यंजन वर्णों का उच्चारण करेंगे हम, और उनका उच्चारण करते समय जो हवा है वो हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती हो, अंदर से अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में वो हवा बाहर निकलती हो मुख से,
उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो महाप्राण के अंदर गिना जाता है। और जो हमारे उस व्यंजन होते हैं ये भी उस व्यंजन चारों के चारों ये भी महाप्राण की दौड़ में आते हैं। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर भी इस स्वरयंत्री को दो भागों में बांटा गया है। एक है अघोष और दूसरा है सघोष। इसको अघोष को घोष भी, इसको सघोष को घोष भी बोलते हैं। ठीक है। अघोष क्या है? यानी कि अघोष क्या है? अघोष ऐसे ध्वनियों के उच्चारण में किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जिन ध्वनियों के को बोलने में किसी प्रकार से कोई भी कंपन नहीं हो। स्वरयंत्रिका में कहाँ पर? स्वरयंत्रिका में किसी प्रकार से कोई भी कंपन नहीं होता है, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। और इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। और जो उस व्यंजन है उस व्यंजन में से है को छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी तीनों के तीनों उस व्यंजन भी इस दौड़ में आते हैं। ठीक है भाई। इनकी जो संख्या है अघोष की, इनकी संख्या 10 होती है। ओ सॉरी 13 होती है। 13 कितनी होती है? 13। ठीक है। आगे चलते हैं घोष या सघोष। इन ध्वनियों को के उच्चारण में जो स्वरयंत्रिका होती है उस स्वरयंत्रिका के अंदर कंपन होता है, वो कांपती है। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरयंत्रिका कांपती होगी तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। उन्हें घोष बोला जाता है। प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा यानी कि अंतिम तीन हमारे घोष या सघोष। और पहले दो प्रत्येक वर्ग का यानी कि क वर्ग का क और ख, ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा अघोष। और सघोष जो अंतिम तीन रह गए, ऐसे ही चवर्ग का, ऐसे ही टवर्ग का टो ठ, ये दो हो गए हमारे अघोष और बाकी तीन हो गए हमारे सघोष। ठीक है। और इसमें सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का वो सघोष में गिना जाता है। और इसके अतिरिक्त जो उस व्यंजन का है भी सघोष के अंदर आता है। और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी सघोष के अंदर गिना जाता है। ठीक है भाई। अब आगे चलिएगा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? यानी कि जो वर्ण है उनको अलग अलग रूपों में कैसे प्रकट किया जाता है। यानी कि शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। कहने का तात्पर्य कि जो कोई भी शब्द है उसका निर्माण किससे होगा? वर्णों के मिलाने से होता है। और जब शब्द में हर एक वर्ण को अलग अलग करके रखा जाता है, जो शब्द हमारे साथ हमारे समक्ष प्रयोग हुआ है, हमारे समक्ष आया है, उसको जब हम टुकड़ों में बांट देते हैं तो टुकड़ों में बांटने पर उसका उस शब्द से अलग अलग वर्ण निकल कर आते हैं। तो उसे जो अलग अलग उसे उस शब्द को टुकड़ों में बांट देना ही उसका वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब जैसे आहट में आ जमा हो जमा ओ जमा टो जमा ओ, स्वागत में भी, परिश्रम में, ये सभी कुछ दिए हुए हैं। अब वर्णमेल क्या होते हैं? वर्णमेल ये जो बातें हैं वर्ण विच्छेद वर्णमेल पहली दूसरी कक्षा में अधिकतर कराए जाते हैं। ये पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में ये अच्छे से कराए जाते हैं। ठीक है। इनसे तो आप भली बातें पूर्वक परिचित हुए। फिर बात आती है वर्तनी की। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ होता है किसी की नकल करना, पीछे चलना। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और इसका लेखन ध्वनियों के अनुरूप लिपि चिन्हों द्वारा ही किया जाता है। इस तरह से हम वर्तनी उसे कहते हैं जो ध्वनियों के अनुसार आए लिपि चिन्हों को वर्तनी कहा गया है। ध्वनियों के अनुसार आए गए जो लिपि चिन्ह होते हैं उन्हें वर्तनी कहा गया है।
और ये जो मानक वर्तनी के रूप में दिए गए हैं ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है आपकी शुद्ध और अशुद्ध से संबंधित। इस अध्याय में शुद्ध और अशुद्ध से संबंधित। अब जो शुद्ध और अशुद्ध किस प्रकार से हम प्रयोग करें और रूप में प्रयोग होते हैं शुद्ध और अशुद्ध, जैसे स्वर और उनके मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां भी कई बार देखने को मिलती है। री और रे से संबंधित अशुद्धियां हमें देखने को मिलती है, और वह और बै से संबंधित अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर जो हमारे उस व्यंजन है उनसे संबंधित अशुद्धियां देखने को मिलती है, और गय और यज्ञ यानी कि जय से संबंधित अशुद्धियां देखने को मिलती है। अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां मिलती है। रह के प्रयोग में अशुद्धियां मिलती हैं, ड़ के रूप में अशुद्धियां मिलती हैं। जो आगत वर्ण है उनके रूप में अशुद्धियां मिलती है। ट और ठ के रूप में अशुद्धियां मिलती है। न और ण के रूप में अशुद्धियां देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें से कुछ आपको मैं बता देता हूं। जैसे मात्रा संबंधी अनाधिकार, अनाधिकार आ की मात्रा का प्रयोग हो गया इसमें न के बाद, तो क्या हो जाएगा अनधिकार। जैसे आधीन, आधीन, अधीन, आधीन, अधीन। जैसे आगे है, आगे चलिए अनुसरण, अनुसरण। ठीक है, फिर आगे आप देखोगे इसमें उचित, 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 उचित। इस तरह से ये जो उचित है, उचित में च के बाद बड़ी मात्रा का प्रयोग किया है, लेकिन इसमें वास्तविक इसका रूप देखें तो इसमें छोटी मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, पढ़ लेना इन्हें। इसमें से अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अब आप कल आप सभी के सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक अपने पास रखना, कल नोटबुक भी चेक होगी आपकी। ठीक है, अब जो चौथा अध्याय है आपके पाठ्यक्रम में, उस चौथे अध्याय को निकाल लीजिएगा। ठीक है, शब्द पद और जो शब्द के भेद होते हैं इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो शब्द आप अपनी ये किताब आपके पास होगी, ये अपने पास रखना, खोल के रख लेना। इसमें जो शब्द है, शब्दों का निर्माण किससे होता है? वर्णों से होता है। शब्दों का निर्माण किससे होता है? वर्णों से। ठीक है, यानी कि शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण होता है, सीधी सी बात है। अब शब्द एवं पद ये क्या है? शब्द और पद में अंतर क्या है? शब्द के रूप में परिवर्तन कैसे होता है? शब्द कोई न कोई प्रकार्य कैसे करता है? शब्द भंडार क्या है? ये सभी बातें इस अध्याय में जानेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तद्भव क्या होते हैं? देशज क्या है? विदेशज क्या है? ठीक है, संकर शब्द क्या है? मूल शब्द क्या होते हैं? सामान्य शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द क्या होते हैं? यौगिक क्या होते हैं? ये सभी बातें इसके अंदर जानेंगे। तो शब्द भंडार के आधार पर अगर शब्दों का वर्गीकरण करें तो शब्दों का वर्गीकरण 5 तरह से होता है। पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, शब्द विकार के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। पांचवा, प्रयोग के आधार पर। इस तरह से ये जो शब्दों का वर्गीकरण है ये 5 रूप में किया जाता है। अब पहला जो उत्पत्ति के आधार पर है या स्रोत के आधार पर, जिसको अंग्रेजी में सोर्स भी बोलते हैं, इसका जो पर्यायवाची है जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी का जो ये सोर्स शब्द है, सोर्स शब्द का पर्यायवाची है जिसका अर्थ है उद्गम स्थान, यानी कि शब्दों का स्रोत उस भाषा को माना गया है जिसे किसी शब्द की उत्पत्ति होती हो। उदाहरण के लिए हिंदी के अनेक शब्दों का उद्गम संस्कृत से हुआ, अरबी से हुआ, फारसी से हुआ, अंग्रेजी से हुआ। ठीक है, तो इसको ही हम
क्या कहते हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द वर्गीकरण कहते हैं। अब इसकी अगर परिभाषा जाने तो परिभाषा क्या बन जाएगी, शब्द की उत्पत्ति जिस मूल भाषा से होती है, यानी कि शब्द की उत्पत्ति जिस मूल भाषा से होती है वही भाषा उस शब्द की स्रोत भाषा कहलाती है। अब ये जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द है ये 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द इन शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से होती है, यानी कहने का तात्पर्य ये है ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा गया है। ठीक है, यानी कि तत्सम 2 शब्दों के योग से बनता है, तत् जमा सम, तत् जमा सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात तत्सम शब्द का अर्थ होगा उसके समान। यहाँ उसके सर्वनाम का प्रयोग संस्कृत के लिए किया गया है और तत्सम शब्द का अर्थ जो शब्द संस्कृत के समान है, अर्थात तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सौभाग्य, अंधकार, काष्टक, दिवस, पुत्र, अर्ध, हस्त, मस्तक, वृत्त, ज्येष्ठ, रात्रि, कर्ण, अस्थि, पक्षी, मयूर, आमर, ये जितने भी शब्द हैं ये क्या है, ये संस्कृत के शब्द है और इन्हें ये तत्सम शब्द माने गए हैं। फिर है तद्भव। तद्भव होता है जिनका कोई ना कोई रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग हुआ है। वैसे तो ये संस्कृत के होते हैं लेकिन इनका रूप बदल दिया जाता है। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं, यानी कि ये भी कितने शब्दों से बनता है, 2 शब्दों के योग से बनता है, तत् और भव। तत् और भव के योग से बनता है तद्भव, जिसका अर्थ होता है उससे हुए, यानी कि किसी चीज से निकले हुए, किसी चीज से विकसित हुए वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ विकसित हुए हैं या उनके परिवर्तित रूप हैं, इन शब्दों को देखकर इनके मूल शब्दों का पता लगाया जा सकता है। जैसे ऊत, आधा, हाथ, माथा, काट, दिन, घी, जेठ, रात, काम, हड्डी, पंछी, मोर, आम, सुहाग, अंधेरा, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे तद्भव शब्द है। अब बात आती है देशी, जो हमारी आंचलिक भाषा से लिए गए, आंचलिक भाषाओं से या बोलियों से जिन्हें लिया गया है उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज या देशी शब्द कहते हैं। देशज शब्द का अर्थ होता है देश में जन्मे हुए। देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका स्रोत हिंदी की बोली या और ग्रामीण अंचल से होता है। जैसे अटकल, जकजक, बोंदू, झाड़ू, गड़बड़, झंझट, भोंपू, पगड़ी, खिड़की, थैला, डिबिया, ठोकर, थप्पड़, पेट, छोरा, बेटा, पैसा, जूता, रोटी, डोर, ये सभी के सभी क्या हैं, देशज है। फिर आ जाती है आगत की बात। आगत या विदेशी शब्द। आगत का अर्थ होता है आए हुए। वे शब्द जो अरबी, फारसी या तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से लिए गए, यानी कि विदेशी की भाषाओं से जिनका प्रयोग हुआ है उन्हें हम क्या कहते हैं, आगत या विदेशी शब्द बोलते हैं। जैसे अरबी, फारसी, तुर्की से लिए गए शब्द है मसाला, गरीब, गुरमा, सुरमा, अदालत, जमींदार, दरोगा, जहाज, फकीर, जुर्म, कानून, चाकू, ठीक है, ताकत, हवा, कमरा, गुलाब, जमीन, जानवर, मजदूर, सब्जी। ठीक है, जो अंग्रेजी से या यूरोपीय भाषाओं से लिए गए हैं डायरी,
टेस्ट, पार्टी, डिग्री, माउस, डॉक्टर, टेलीफोन, स्कूल, कॉलेज, टाई, चॉकलेट, ट्रेन, रेल। इस प्रकार के जो शब्द है ये अंग्रेजी और अन्य एशियाई या यूरोपीय भाषाओं से लिए गए हैं। अब बात आती है संकर शब्द के। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के योग से बनते हैं, दो भाषाओं के अलग अलग शब्दों के योग से बनते हैं। यानी कि भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, दो अलग अलग भाषाएं हैं और उनके योग से जिन शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी और अंग्रेजी से कपड़ा मिल, कपड़ा शब्द हिंदी का हो गया और मेल अंग्रेजी का हो गया। जैसे लाठी चार्ज, चार्ज अंग्रेजी का हो गया, लाठी हिंदी का हो गया। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी हो गया, गाड़ी हिंदी हो गया। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी हो गया, घर हिंदी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द है ये संकर शब्द होते हैं। अब बाकी करेंगे कल। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो हाथ खड़े कीजिएगा। पूछना भाई। और ये सभी के सभी है ना, आपको जैसे स्कूल ओपन होते हैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कराऊंगा मैं। ठीक है, मुझे अभी समय की थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही मेरे पास, इसीलिए मैं आपको ये किताब से करा रहे, लेकिन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से कराऊंगा ये सभी कुछ। ठीक है भाई, चलिए अनन्या आप बताना भाई, शब्दों की उत्पत्ति कितने प्रकार